मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पहला लेक्चर आपने पढ़ा था 12th क्लास की केमिस्ट्री का, और आज हम उसका सेकंड लेक्चर लेने चल रहे हैं। तो बच्चों, उसमें कहा था मैंने कि आप लोगों को सांद्रताएं पढ़ना, अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब सांद्रताएं पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले सामान्य सांद्रता के बारे में, जैसे तन विलयन है, सांद्र विलयन है, संतृप्त विलयन आदि चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं तन विलयन क्या है। ठीक है, तन विलयन। दूसरा आपको मैं पहले बताऊंगा, मतलब सेकंड नंबर पे सांद्र विलयन बताऊंगा, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि संतृप्त विलयन क्या है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये जो है 4 चीज़ें हैं, अभी आपको समझना है। तो पहले तन विलयन क्या है। तन विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहलाता है। अगर कोई आपसे बात करे कि व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आपको सीधे सीधे बोलना है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहलाता है। तो विलेय पदार्थ की सांद्रता का मतलब है कि 1 लीटर मान लो पानी हमने लिया है, हमने कोई भी लायक लिया, उसमें विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुलनी चाहिए थी उसके घुलने की सामर्थ्य से कम घोला गया है, यानी उसकी सांद्रता कम। ठीक है। और इसी तरह से सांद्र विलयन, इसको कहते हैं कंसंट्रेट सोल्यूशन। यहां मैं लिखे दे रहा हूं, इधर ये है डाइल्यूट सोल्यूशन, ये है आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन, और ये है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन, और ये है आपका नीचे वाला, इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया 4। तो अभी मैंने तन विलयन की बात की थी। इसी तरह सांद्र माने वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, यानी जैसे मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसमें जो है 200 ग्राम चीनी घुल जानी चाहिए थी, तो 200 ग्राम घुल रही है तो संतृप्त विलयन है। लेकिन 200 ग्राम से कम घुल रही है तो तन विलयन है, 200 ग्राम से अधिक घुल रही है तो सांद्र विलयन है, और 200 ग्राम से बहुत अधिक घुल रही है, हम 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घोल दें तो सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन है। तो इसी तरह इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह विलयन, सांद्र विलयन के लिए वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अति संतृप्त वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये सुपर सैचुरेटेड वाली जो बात है वो मैं आपको बता दूं। क्या करना है? किसी भी ताप पर, ठीक है, क्या करना है, एक निश्चित मात्रा में विलायक को लेना है और उसमें विलेय पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा डालकर उसे लगातार हिलाने पर विलेय पदार्थ घुल जाता है। पुनः विलेय पदार्थ की मात्रा डालकर कई बार डाली जाए, डालकर विलयन को धीरे धीरे हिलाते रहने पर विलेय पदार्थ घुल जाता है। परंतु एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब विलेय पदार्थ का घुलना रुक जाता है, इस अवस्था में बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। जरा समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। क्या हमने कहा संतृप्त विलयन के बारे में? किसी ताप पर, किसी निश्चित ताप पर या ऐसे कह दो को, निश्चित ताप पर परिभाषा रूप सुधर नहीं रही, किसी ताप पर एक निश्चित विलायक में, एक निश्चित मात्रा के विलायक में किसी विलेय की थोड़ी मात्रा
डालकर विलयन को हिलाने पर विलेय पदार्थ घुल जाता है। विलेय पदार्थ घुल जाता है। ठीक है, पुनः है थोड़ी थोड़ी मात्रा डालकर हिलाते रहने पर विलेय पदार्थ की मात्रा घुलती रहती है, परंतु एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा समय आता है जब पदार्थ का घुलना रुक जाता है। विलेय पदार्थ, ध्यान रखना, विलेय पदार्थ का घुलना रुक जाता है। इस अवस्था में बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ये संतृप्त विलयन क्या, यानी जितनी घुलना था उतना ही घुला, जबरदस्ती नहीं। अब घोलने के तरीके हैं कि मान लो ऐसे हमारे पास कोई बीकर है, कोई है, इसमें मैंने निश्चित मात्रा का विलायक लिया है और थोड़ी सी मात्रा विलेय की डाल के उसको यूं हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। जितनी घुलनी होगी उतनी घुल जाएगी। उसके बाद फिर थोड़ी सी मात्रा डाला, फिर उसको हिलाया, फिर घुली, फिर डाला, फिर उसको हिलाया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब घुलना रुक गया। इसका मतलब जितनी घुलने की, यानी उस विलायक में जो सामर्थ्य थी घोलने की, उतना घोलेगी, उसके बाद घुलना बंद कर देगी और वहीं से जो बना हुआ विलयन होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब यहीं से बात आती है, जितनी पदार्थ की मात्रा घुल जाती है वह पदार्थ की मात्रा विलेयता कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, यानी टॉपिक एक नया बन जाता है कि विलेयता क्या है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है संतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, अति संतृप्त विलयन, सब कुछ विलेयता पर डिपेंड करता है। तो अब हम आपको विलेयता बताने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, विलेयता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? विलेयता क्या है? ठीक है, किसी ताप पर, किसी निश्चित ताप की मैं बात कर रहा हूं, तो किसी पदार्थ की, यानी किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ की निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को, तो यहां चेंज कर दो, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, जरा यहां परिभाषा सही नहीं बन रही, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा, यहां चेंज कर दो, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है, संतृप्त कर देती है। उस पदार्थ की, ध्यान रखना, विलयन की विलेयता नहीं कहलाती, हाँ, उस पदार्थ की विलेय, जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं वह विलेय पदार्थ जो घोला गया है, तो उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ये क्लियर हो गया? विलेयता आप जान गए होंगे, इसे नोट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक की जरा बात कर लूं मैं।
विलेयता कैसे प्रभावित होती है उसको भी समझना। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा जरा। विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक के नाम पे। पहला क्या? ताप, ताप का प्रभाव। दूसरा क्या? प्रकृति, विलेय विलायक की प्रकृति, विलेय विलायक की प्रकृति। तीसरा कणों का साइज, कणों का आकार भी डिपेंड करता है। और चौथा नंबर होता है सम आयन प्रभाव। ये 4 चीजें हैं जो विलेयता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक है, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। जरा एक एक करके देखिएगा जरा प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। पहला कारक मैंने लिखा ताप। सामान्य में बात करूं तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, परंतु ऐसे विलेय पदार्थ जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनको ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। ध्यान रखना, एक ऊष्मा क्षेपी और एक जो दूसरी ऊष्मा अवशोषी, ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। जो ऊष्मा शोषी है उसके लिए तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, लेकिन वे पदार्थ जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देते हैं उनके ताप बढ़ाने से, उनके लिए विलयन का जब ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती? घट जाती है। दूसरा काम, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 विलेय विलायक की प्रकृति। बच्चों, विलेय विलायक की जो प्रकृति है अगर एक समान है, कोई भी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ हैं वो 2 प्रकृति के होते हैं, एक ध्रुवी और दूसरा अध्रुवी। तो ध्रुवी और अध्रुवी अगर विलेय विलायक एक ही प्रकृति के हैं तो वो उनकी विलेयता अधिक होती है, लेकिन अगर विलेय और विलायक की प्रकृति एक दूसरे के भिन्न, एक ध्रुवी एक अध्रुवी, तो विलेयता कम होती है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ प्रश्न है हमारे पास कि क्या कारण है कि आयोडीन जो है जल में घुल जाता है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है और इसको पढ़ लीजिएगा कि एक ऐसा हमारे पास है जिसमें आयोडीन जो है, जो जल है वो ध्रुवी विलायक है। ठीक है, तो आयोडीन अध्रुवी है, घुल जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसमें नहीं घुलता है। और अगला देखिएगा इसी में कणों का आकार। नंबर 3 कणों का आकार। तो कणों का साइज, अगर कण का साइज छोटा है तो जल्दी से नमक के टुकड़े हैं, पीस कर नमक डाल दीजिए, देखिएगा जल्दी घुल जाता है। चीनी के दाने छोटे छोटे हैं, जल्दी घुल जाते हैं। तो साइज अगर कम है, विलेय पदार्थ के साइज छोटा छोटा है तो जल्दी से घुल जाते हैं, यानी विलेयता अधिक होती है। इसी तरह से सम आयन प्रभाव। अब कॉमन आयन क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एस्टिक एसिड हमने जल में घोला, ये एस्टिक एसिड है। ठीक है, तो एस्टिक एसिड को मैंने जब जल में घोला, ये दुर्बल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। और इसको जब घोला तो ये CH3COO माइनस प्लस EH प्लस में टूटा, थोड़ा सा टूटा, अल्प आयनित हुआ। कैसा हुआ? क्या हुआ है? अल्प आयनन हुआ है। अल्प आयनन यानी थोड़ा सा आयोनाइजेशन हुआ। लेकिन इसी से बना हुआ कोई लवण ले लिया जाए, जैसे CH3COO Na, ये लवण है और ये पूरी तरह से घुल जाएगा, यानी CH3COO माइनस के आयन ज़्यादा निकलेंगे और इसी तरह से Na प्लस के आयन। तो एसीटेट आयन दोनों में सम आयन, इसका आयनन कम हुआ था, थोड़ी सी मात्रा में आयन बने थे, लेकिन 100% आयोनाइज्ड हो गया है और इस तरह से एसीटेट आयनों की मात्रा बढ़ेगी और बढ़ने के कारण जो है ये H प्लस आयन से संयोग करेगा और इसका जो आयनन हुआ था और घट जाएगा। तो सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो आयनन है वो कम हो जाता है, यानी विलेयता घट जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण है और इस तरह से विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सांद्रता पूरी पढ़ाएंगे भौतिक यूनिटों में, और रासायनिक यूनिटों में सांद्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंसंट्रेशन का वो नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसमें हम आपकी बात आपके साथ साझा करेंगे कि जो है भौतिक यूनिटों में सांद्रताएं कितने प्रकार की होती हैं
और रासायनिक यूनिटों में सांद्रताएं कितनी प्रकार की होती हैं और एक कंसंट्रेशन का दूसरी कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे। अभी छोटे छोटे वीडियोस दे रहे हैं, बाद में आपको बड़े बड़े देंगे ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, पढ़ते चलें। ठीक है बच्चों, अब यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।